आज के इस पावन कार्य में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जीवन के दो अभिन्न अंग यानी कि सृष्टि में मौजूद 84 लाख जीवों और मौजूद विविध प्रकार की वनस्पतियों के आशीर्वाद के माध्यम से आपके बीच में मैं कुछ रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सुरेंद्र भाई के माता पिता का और सुरेंद्र भाई के संपूर्ण परिवार का, जिन्होंने इस घोर स्वार्थ युग के समय में 2 एकड़ भूमि अखंड भारत स्वाभिमान को बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाई। और हमारे दादाजी कहते थे कि सिर्फ हमें भ्रम है कि मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है, मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है या मेरे पास 50 एकड़ ज़मीन है। ये बात मेरे परदादा ने भी कही थी, मैंने भी कही है, बेटा आप भी कहोगे, लेकिन ये धरती माई सदा यहीं रही है और सदा यहीं रहेगी। इसका जो सर्वश्रेष्ठ उपयोग आज के समय में जो किया जा सकता है वो सर्वश्रेष्ठ उपयोग गुरुकुल है, क्योंकि आज हमारा जो समाज है, समाज के 3 महत्वपूर्ण पहलू मैं समझता हूँ। एक प्रकृति जिसके बगैर जीवन संभव नहीं है, एक अर्थतंत्र जिसके बगैर जीवन चलता नहीं है, और तीसरा सामाजिक तंत्र जिससे सुख रहता है, शांति रहती है, समृद्धि रहती है। आज हमारे तीनों तंत्र पूर्ण रूप से विफल हो चुके हैं। अगर प्रकृति के दृष्टिकोण से देखें तो जब एक बच्चा स्कूल में जाता है और जब पढ़ के निकलता है और जब वो अंतिम सांस लेता है, अंत तक प्रकृति माँ का शोषण ही शोषण करता है, जिसके बगैर जीवन संभव नहीं है। बहुत सारे स्कूल हैं इस राष्ट्र में, लेकिन प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है और प्रकृति के बगैर क्या जीवन संभव है या नहीं है, उसका महत्व क्या है, उसके साथ हमारा आचरण क्या हो सकता है, उसका ज्ञान किसी स्कूल में नहीं दिया जाता है। आज छोटे छोटे अवसरों पे हम प्रकृति का दोहन करते हैं। उदाहरण के लिए जन्म दिवस भी हम ले लें। जन्म दिवस यानी कि जिस दिन हमारा जीवन प्रारंभ हुआ, उस दिन हमें कार्य वो करना चाहिए जिससे और लोगों को जीवन मिले या जीवन सुलभ हो। तो उसका जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है भारतीय संस्कृति का, कि हम पौधा लगाएं और यज्ञ करें। यज्ञ एक ऐसा कार्य है जिसके माध्यम से सृष्टि का एक ऐसा तत्व है, ऑक्सीजन, जो जिसको सबकी आवश्यकता है, वो सभी को मिलता है। इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, सभी को मिलता है, वनस्पतियों को भी मिलता है। तो हमारी संस्कृति में जहाँ यज्ञ की परंपरा थी, जो हमारी मूल संस्कृति थी, पौधा लगाने की परंपरा थी, चींटी को दाना डालने की परंपरा थी, यानी कि प्रकृति को बचा के रखने की जो परंपरा थी। आप कल्पना करो, हजारों एकड़ के जो जंगल खड़े हैं, ये हमारे दादा परदादा की दान की हुई ज़मीन है। क्यों? क्योंकि हमारी जो संस्कृति थी वो शोषण पे नहीं आधारित थी, वो पोषण पे आधारित थी। यानी कि हमारे पूर्वजों ने चींटी से लेके शेर तक की व्यवस्था की। हमें पता था शेर मांसाहारी जीव है, इसलिए हमने जंगलों का निर्माण किया कि वो भी सुखी रहे और हम भी सुखी रहें। लेकिन आज पूरी प्रकृति की व्यवस्था टूट चुकी है, बुरी तरीके से टूट चुकी है। हम हमारे बच्चों के जन्मदिवस पे केक काट रहे हैं, मंदिरों में केक कट रहे हैं, शराबें चढ़ रही हैं। दादा अपने पोते को गोद में लेके बीड़ी पी रहा है, उसको ट्रेनिंग दे रहा है कि आगे तुम्हें भी बीड़ी पीनी है, आगे आपको भी शराब पीनी है और अपने समाज को, संस्कृति को नष्ट करना है। अगर दूसरी बात मैं करूं आर्थिक तंत्र की, तो अकेले भारत में पर महीने 50 करोड़ से ज़्यादा फेयर एंड लवली लग जाती है, जिसका कोई उपयोग नहीं। एक भी व्यक्ति अगर गोरा हुआ तो बता दो। अकेले भारत में अरबों खरबों की कोल्ड ड्रिंक्स पी जाती है, वो भी विदेशों में पैसा जा रहा है, विदेशों में पैसा जा रहा है, हमारा शरीर भी बीमार हो रहा है। और हमारी अर्थव्यवस्था का 80% पैसा आज भी विदेशी कब्जा कर रखा है, किसी भी रूप में हो, भले ही वो पेट्रोल डीजल के रूप में हो या दवाओं के रूप में हो, या जो जहर रूपी यूरिया DAP अपनी आने वाली पीढ़ी को मारने के लिए आप ज़मीन में डाल रहे हो। क्योंकि ये जो 100 ग्राम मिट्टी थी, कभी इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा जीव होते थे, जो हमारे जीवन का आधार था। हमें गलतफहमी है कि हम इस सृष्टि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने जिम्मेवारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण दी है हमें, लेकिन हम निभा नहीं रहे हैं। अगर हम उस जिम्मेवारी को निभा रहे होते तो प्रत्येक जीव की हम चिंता कर रहे होते जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने की है।
और जो धर्म का मूल है, जिसे हम धर्म कहते हैं, उस धर्म पे हम नहीं हैं। धर्म का जो सार है, इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, हमारे जो पूर्वजों ने हमारे ग्रंथों में, वेदों में वर्णित है कि 84 लाख जो जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा करना। जीवन क्या है? जीव और वन, यानी कि जितने भी जीव हैं और जितने भी वनस्पति हैं, वो अन्न के रूप में हो, फल के रूप में हो या जड़ी बूटी के रूप में हो, उनके साथ मिलके बिताया गया सुखद पूर्वक जीवन और उनके साथ सहयोग करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए बिताया गया समय ही जीवन है। और यही धर्म का मूल है। हम इस मूल से कोसों दूर हैं। तो प्रकृति भी हमारी संकट में है और आर्थिक रूप से पूरी तरीके से हम गुलाम हो चुके हैं। अगर किसानों को बीज नहीं मिले तो शायद कोई खेत नहीं बो पाएगा, यूरिया DAP नहीं मिले तो खेती नहीं होगी। जबकि भारत एक समय में पूरे विश्व का 33% धन संपदा हमारे पास थी। 33%। पूरे विदेशी लोग हमें लूटने के लिए आए, हमें कोई ज्ञान देने के लिए नहीं आया। जब भी कोई कंपनियां आती है, हमारा विकास करने के लिए नहीं आती है, वो समाज से अर्थ ले जाने के लिए आती है। हमें लगता है कि आज ये बड़ी कंपनी लगी, विदेश से आ गई, ये लड़की, हमारा विकास हो जाएगा। हमारा विकास हमारी संस्कृति के माध्यम से ही संभव है। आप देखोगे किस तरीके से शराब परोसी जा रही है युवकों को, उसके माध्यम है अलग अलग। जैसे उसका सबसे बड़ा माध्यम है टेलीविज़न। टेलीविज़न के माध्यम से हमें मानसिक गुलाम बना लिया गया। क्या आवश्यकता पड़ी थी फेयर एंड लवली की? क्या आवश्यकता पड़ी थी पुरुषों वाली क्रीम की? एक दिमाग में सेटअप खड़ा कर दिया गया। आपको पता है कि ये बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं, विश्व सुंदरी की ये प्रतियोगिताएं सिर्फ अपना माल बेचने के लिए की जाती है। तो अर्थतंत्र भी हमारा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। आज देश बर्बादी की कगार पे है। अगर सामाजिक तंत्र की मैं बात करूं तो भारतीय संस्कृति जहां चींटी से लेके शेर तक का ख्याल रखने की बात करती है। मेरी माँ दादी चींटियों को दाना भी डालने जाती थी। आप देखोगे तो घरों की छत के ऊपर पानी के वो रखे जाते थे ताकि चिड़िया मोर पी ले, लेकिन वो व्यवस्था तो टूट गई। साथ में हमें हमारे पूर्वजों के माध्यम से संस्कार के रूप में दिया जाता था कि बेटा पहले प्रयास करो, अगर राक्षस है तो प्रयास करो उसे सद्मार्ग पे लाने का, उसे ज्ञान से प्रभावित करो, ज्ञान से प्रभावित करो, उसे 1 बार बताओ, 2 बार बताओ, 3 बार बताओ। नहीं मानता है और आपके सामने दृश्य है कि आज इस व्यक्ति को नहीं रोका तो कल ये 1000 लोगों का कत्ल कर देगा। वो स्थिति भारत में है। हमने नहीं सीखा। ये पूरा सप्ताह गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार काट दिया गया, चीर दिया गया, दीवारों में चिढ़ा दिया गया। हमने नहीं सीखा उससे। इतिहास गवाह है। आज भी भारत की सामाजिक स्थिति को आप देखोगे तो 500 से ज़्यादा स्थान ऐसे हैं जहाँ पे आप यज्ञ नहीं कर सकते, और कोई कहता है कि मैं कर सकता हूँ तो करो। हरियाणा, जिस हरियाणा के हम बात करते हैं दूध दही का खाना, उस हरियाणा का मेवात क्षेत्र चले जाओ आप, मुझे पैर रख के दिखा दो। आप भूल गए कश्मीर में कैसे गाजर मूली की तरह से आप लोगों को काट के भेज दिया गया। हम तो उस संस्कृति के हैं कि हम चींटी से लेकर शेर की सुरक्षा करते हैं, तो हम अपनी सुरक्षा की भी तो जिम्मेवारी लेंगे। हम कैसे अपने आप को कटने मरने के लिए तैयार है? कैसे हमारी माँ बहन बेटियों की हालात हो जाएंगी जब कश्मीर में हुई थी। आप कभी किसी कश्मीर के जो परिवार वहाँ से आए उनसे आप एक सीख लो। ऐसी सामाजिक स्थिति है, वो दिन दूर नहीं है। अगले 30-40 वर्षों के बाद भारत का लगभग 70% हिस्सा कश्मीर हो चुका होगा। इस गलतफहमी में ना रहें कि हम बहुत वीर थे, हम बहुत बहादुर थे। इस समय हमारे पास कोई दम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तरफ तो आपके बच्चे स्कूलों में एक प्रोडक्ट की तरह कार्टून बन के निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गर्भ विज्ञान का बहुत बड़ा विषय रहा है। जब माँ गर्भ धारण करती थी उसके बाद से बच्चे को तैयार किया जाता था। आज बच्चा तैयार हो रहा है टेलीविज़न के सामने, कहानी घर घर की देख के, तो वो वही तो करेगा। तो वहाँ से लेके स्कूल में भी उसे प्रोडक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है। वो मैरी क्रिसमस तो उसको याद है, गुरु गोविंद सिंह याद नहीं उसे। और 3 दिन पहले हम हल्दी घाटी गए थे, तो वहाँ की जो स्थिति मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए उस मिट्टी को देख के। कितना बलिदान दिया होगा हमारे पूर्वजों ने। आज भी उस मिट्टी का रंग लाल है, लेकिन उसी मिट्टी के बगल में मज़ार है। और मजाल क्या, उस मज़ार को कोई हटा दे। एक ऐतिहासिक स्थल है वहाँ पे, जहाँ पे उस लड़ाई में रक्त बहा था वीरों का, बहादुरों का, आदिवासियों का, भीलों का, जहाँ आज समाज को जाति पाति में तोड़ दिया गया। महाराणा प्रताप की सेना में तो आदिवासी और भील ही थे, यानी कि हमारे यहाँ तो सब बराबर रहे हैं। जाति पाति की तो कोई व्यवस्था कभी रही नहीं।
अगर व्यवस्था होती तो महाराणा प्रताप की सेना में आदिवासी क्यों लड़ते, भील क्यों लड़ते, और उन भीलों का, आदिवासियों का जो रक्त पड़ा उस भूमि पे, और अकबर की सेना के जो लड़ने वाले सैनिक थे उनका रक्त पड़ा, उससे एक कड़ाई तैयार हुई, उसे रक्त कड़ाई के नाम से जाना जाता है। उस रक्त कड़ाई में एक मजार थी, ये आज की बात बता रहा हूँ, और एक स्कूल था, और उस क्षेत्र की जनसंख्या में मात्र 100 घर राक्षसों के थे और हजारों घर आप जैसे दिव्य पुरुषों के थे, जो दिन भर टेलीविज़न देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, हुक्का पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, खेत में काम करते और भूल जाते हैं। वो स्कूल बंद कर दिया गया पुरातत्व विभाग ने, ये कह के कि जो पुरातत्व विभाग के दायरे में स्कूल नहीं आता, स्कूल नहीं हो सकता उस ऐतिहासिक स्थल पे, स्कूल बंद हो गया। और वो मजार आज भी है, मजार बंद नहीं हुई। ये समाज की स्थिति है कि हम एक रोबोट बन के रह गए हैं, मतलब मरे हुए इंसान हैं हम। ऐसी स्थिति हमारी हो गई है कि हम सही के लिए भी नहीं लड़ सकते। हालांकि वो स्कूल बाहर दान दे दिया, किसी ने अपनी 2 एकड़ भूमि दान दे के स्कूल बना दिया, लेकिन सवाल दान देने का नहीं है, आप कहाँ से भागोगे। आप पाकिस्तान में कितने थे, कितने रह गए, अफ़गानिस्तान में कितने थे, कितने रह गए, भारत में कितने थे, कितने रह गए। हमें इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कितने देश किसके, हमें इस बात से फ़र्क पड़ता है इस सृष्टि का अगर कोई कल्याण कर सकता है, चींटी से लेके और शेर के लिए अगर कोई सोच सकता है, तो वो भारतीय संस्कृति है, मूल भारतीय संस्कृति। आज जो हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू नहीं है। 90% से ज़्यादा बुचड़खाने, गौ माता को मारने वाले हिंदू हैं, उनके कत्लखाने और बुचड़खाने चल रहे हैं। अगर हिंदुओं की संख्या तो अगर 1 करोड़ भी हो जाए तो पूरे विश्व को वो जगमगा देंगे ज्ञान के प्रकाश से, और पूरा विश्व उस तरफ बढ़ेगा, लेकिन वो संख्या नहीं है। तो हमारा जो अखंड भारत स्वाभिमान एक संगठन है, जिसकी नींव आज हमारे प्रिय मित्र विनोद कुमार जी का पुण्यतिथि भी है, भारतीय तिथि के अनुसार और अंग्रेजी तिथि कैलेंडर के अनुसार भी। उन्होंने कुछ बरगद के पेड़ लगा के उसकी नींव रखी थी बाबा जयराम दास जी की पावन भूमि पर, और वहीं से ये अभियान प्रारंभ हुआ था। और वो बरगद के पेड़ बाबा जयराम दास जी की भूमि पे लगे, और पेड़ लगाते लगाते हमें भाई राजीव दीक्षित जी के कुछ ऑडियो वीडियो मिल गए। हमने सब साथियों ने सुने, हमने भी सुने, सुरेंद्र भाई ने सुने, और बहुत सारे साथियों ने सुने, और हमें समझ में आया कि भारतीय संस्कृति क्या है, धर्म क्या है, वास्तव में देशभक्ति क्या है। देशभक्ति केवल जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं मात्र वो देशभक्ति नहीं है, उससे बड़ी भी देशभक्ति आप यहाँ रह के भी कर सकते हो। उनकी देशभक्ति की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें समझने के बाद हमने एक संकल्प लिया बाबा जयराम दास जी की पावन भूमि से कि इस देश को जो मानसिक गुलामी है उससे आज़ाद करवाएंगे। जो सौपन हमारे गुरु ने देखे थे, आज वो दुर्भाग्य से उनकी रहस्य में मृत्यु हो गई, उनकी हत्या हो गई। जो सौपन उनके अधूरे रह गए उनको हम पूरा करेंगे, और कुछ संकल्प लेके हम निकले हैं। और इस सृष्टि के 84 लाख जीवों का आशीर्वाद हमारे साथ है, इन वनस्पतियों का आशीर्वाद हमारे साथ है, आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम इन संकल्पों को पूरा करेंगे। जो पहला संकल्प है हमारा कि इस राष्ट्र की सबसे बड़ी धरोहर हमारे बुजुर्ग हैं, इनका अनुभव है। और आज ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि बुजुर्गों को छोड़ दिया जाता है। तो इस राष्ट्र में कहीं भी कोई बुजुर्ग हो तो उसे हम रखेंगे, बशर्ते कि वो संस्कारवान हो। उस कहीं भी आपको कोई बुजुर्ग दिखाई दे रोड पे, आप ये गुरुकुल अभी बना नहीं है लेकिन पाली गुरुकुल में व्यवस्था है। आपको कहीं भी कोई बच्चा दिखाई दे, ये गलतफहमी है। जिसके साथ हम ज़्यादा समय बिताते हैं वो हमें अपना नज़र आता है, लेकिन हम सब को बनाने वाला वो परमात्मा है। इस नाते से सब कोई हमारा ही है, हम सब के पिता तो एक ही है, निर्माता तो एक ही है। तो जो भी सृष्टि में ऐसा बच्चा कहीं भी दिखाई दे जिसके माँ बाप नहीं हो, पढ़ नहीं सकता हो, तो वो हमें दे दो, हम उसको महाराणा प्रताप बनाएंगे, महर्षि दयानंद बनाएंगे, भगत सिंह बनाएंगे और इस राष्ट्र के कल्याण में लगाएंगे। तो दूसरा हमारा संकल्प है कि कहीं भी कोई ऐसा बच्चा हो तो वो हमें दो। तीसरा संकल्प हमारा है कि इस प्रकृति को हमने हमारी मूर्खता से चारों तरफ जहर ही जहर घोल दिया। इस प्रकृति में आज 3 करोड़ से ज़्यादा कैंसर रोगी घूम रहे हैं, 12 लाख से अधिक मौतें हार्ट की वजह से हो रही है, 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को शुगर है,
तो इस जो धरती माई है, जो प्रकृति के 5 अंग है, जल, जमीन, वायु, आकाश, अग्नि, इसको हम प्रदूषण मुक्त करेंगे। और हमारा प्रयास है कि जहर मुक्त खेती पूरे राष्ट्र में लागू हो, पूरे विश्व में लागू हो। और इसी कड़ी में अब तक 18 प्रकार के खाद भी हमने तैयार किए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशियों के कब्जे में है। इस अर्थव्यवस्था को गुरुकुलों के माध्यम से पुनः भारतीय लोगों के हाथ में आए, ये एक हमारा अगला संकल्प है। और इस संकल्प की सफलता के रूप में भारत का पहला स्वावलंबी गुरुकुल, जो किसी दान पे आधारित नहीं है, दान आता है तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था जो गुरुकुल का 3-3.5 लाख खर्चा है, आप इन दिन बच्चों को देख रहे हो, ये सब बच्चे तैयार करते हैं, 3-3.5 लाख रुपए ये अपनी मेहनत से तैयार करते हैं। यानी कि जब तक हमारी अर्थतंत्र हमारे हाथ में नहीं आएगा, तब तक हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो स्वावलंबी गुरुकुल हमने बनाया है। हमारी अर्थव्यवस्था हो, किसान अपना खुद बीज तैयार करे, किसान अपना खुद खाद तैयार करे। जैसे पहले गांव-गांव में गुड़ की फैक्ट्रियां होती थी, सारा उत्पादन होता था, तो पुनः भारत में उत्पादन हो ज़्यादा से ज़्यादा और विदेशों में एक्सपोर्ट हो। ये एक हमारा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए संकल्प है। इस सृष्टि के अंदर 2 ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें, मुझे, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे जो महसूस होती है, पहला ज्ञान और दूसरा बीज। इन दोनों को बचाने का हमारा निरंतर प्रयास है कि जितने अपने देसी बीज हैं, हमारे डीएनए के साथ छेड़खानी की जा रही है, मनुष्य के साथ भी, बीज के साथ भी। जैसे हम लोगों के दिमाग में ये भ्रम डाल दिया गया कि हाइब्रिड बीज ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा उत्पादन देता है, ये मिथ्या है। हमारा जो देसी बीज है, देसी बीज का मतलब जो ईश्वर ने बनाया था, उससे ज़्यादा ताकतवर कोई बीज नहीं है। उसका 100 ग्राम अन्न और हाइब्रिड का 10 किलो के बराबर है। तो अपना जो बीज है वो बचाना है, क्योंकि ये षड्यंत्र के रूप में पहले हाइब्रिड ले आए, अब जीएम ले आए। जीएम ले आने के बाद क्या होगा कि आप उसी गेहूं को दोबारा खेत में नहीं लगा सकते, उगेगा ही नहीं। आप कंपनियों के गुलाम हो जाओगे। सोचो, कल्पना करो कि वो दोबारा से लगेगा नहीं, लगेगा तो उसका उत्पादन बिल्कुल नहीं लाएगा। जहाँ आप पूर्ण रूप से आज़ाद थे, आपने अपना बीज लिया, दूसरे किसान के साथ एक्सचेंज कर लिया। तो अपने बीज को बचाना ये एक हमारा संकल्प है, और ज्ञान को बचाना और ज्ञान का प्रकाश पूरे राष्ट्र में फैलाना ये भी हमारा एक संकल्प है। इसी कड़ी में हमने अगले 16 वर्षों के लिए इन जीवों के आशीर्वाद से और आप सबके आशीर्वाद से एक संकल्प लिया है कि भारत के प्रत्येक ज़िले में हम एक गुरुकुल खोलेंगे। लगभग 751 ज़िले हैं और ये चौथे गुरुकुल का भूमि पूजन कार्यक्रम है। और आने वाले 16 वर्षों में, आप मेरी बात को नोट कर ले, ये परमात्मा की वाणी है, परमात्मा ही हमें शक्ति दे रहा है, ये जीवों की शक्ति है। आने वाले 16 वर्षों में ये कार्य आप सबके सहयोग से पूर्ण होगा। आज हमें 8 साल से लेके और 60 साल तक के व्यक्ति की मति भ्रमित कर दी गई, बुद्धि नष्ट कर दी गई 8 से 60 तक के। किसने? इस पश्चिम पोषित फिल्म इंडस्ट्री ने। आप कभी नोटिस करना कि जब आप फेसबुक या व्हाट्सएप चलाओगे तो जानबूझ के आपको बीच में एक वीडियो आएगी, टीचर को बच्चे ने ये कर दिया, बुआ के साथ ये किया, चाची के साथ ये किया। जानबूझ के छोटी छोटी फिल्में बनाई जा रही है। किस लिए? पहले कितना प्रेम होता था बहू और सासू में। आज शादी से पहले लड़की अपने मस्तिष्क में डाल लेती कि सासू तो विलियन होगी। कैसे ये बातें आने लगी? वो तो माँ का दूसरा स्वरूप है ना। ये सब इस विदेशी टेलीविज़न के माध्यम से आने लगी। तो इसका विकल्प देना, क्योंकि मनोरंजन के बगैर समाज नहीं रहेगा, और उसके मस्तिष्क को बदलने के लिए अच्छे कलाकार तैयार करना ताकि लोगों की बुद्धि में परिवर्तन आए, वो एक हमारा लक्ष्य है। इन सब लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। आज भारत में ऐसा कोई गांव होगा जहां लोग बीमार ना हो। हर घर में अगर 5 मेंबर हैं तो 3 लगभग बीमार ज़रूर मिलेंगे। चाहे वो शुगर से हो, चाहे वो जोड़ों के दर्द से हो, चाहे वो थायराइड से हो, चाहे दमा से हो, 3 तो मिलेंगे जो मेरा आकलन है। भारत को निरोगी बनाना ये एक हमारा लक्ष्य है, और उसके लिए हम हर गांव में एक ग्राम स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त करेंगे, उसको पूरा ज्ञान देंगे। क्योंकि आप जो एल्युमिनियम के बर्तनों में खा रहे हो,
इस एल्युमिनियम का प्रयोग अंग्रेज़ों ने हमें हमारे कैदियों को मारने के लिए किया था। आप शौक स्वरूप लेके आ रहे हो। हमारे पूर्वज तो कढ़ाई में खाते थे, मिट्टी के बर्तनों में खाते थे। अब गोडों में दर्द तो होगा ही ना। जब आप एल्युमिनियम के बर्तनों में खाओगे तो गोडों में दर्द होना ही होना है। तो ज्ञान का प्रकाश प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य रक्षक के माध्यम से पहुंचे, ये एक हमारा संकल्प है। और भारत ही नहीं, पूरे विश्व को निरोगी हम करेंगे, ये एक संगठन का लक्ष्य है। हमने एक कल्पना करी थी कि आज प्रेम का अभाव है, रिश्तों में तनाव है, तो जो हमारा गुरुकुल है पाली, वो स्वावलंबी गुरुकुल है। और ये इतनी बड़ी जो चेन है, 751 गुरुकुल खुलेंगे। और जब 751 गुरुकुल खुलेंगे तो वो 7 लाख में तब्दील होंगे, क्योंकि भारत के प्रत्येक गांव में जब भारत सोने की चिड़िया था तो गुरुकुलों का जाल बिछा हुआ था। 7.5 लाख के लगभग गुरुकुल थे भारत में, जो अंग्रेज़ों ने कानूनों के तहत ख़त्म करे। जैसे चिकित्सा व्यवस्था को ख़त्म किया, ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था को भी अंग्रेज़ों ने ख़त्म किया। तो जो ये 7.5 लाख गुरुकुल पहले थे, ये प्रत्येक ज़िले के गुरुकुल आगे चल के मिलाएंगे। लेकिन इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक गुरुकुल जो पाली आज स्वावलंबी हो गया, तो वो दूसरे गुरुकुल का सहयोग करे। आप देखोगे इस विश्व में पाप तेज़ी से बढ़ रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण ये है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। और जो बुरे लोग हैं, जैसे उदाहरण नेताओं का ही ले लो, ये सब मिल बांट के खुश रहते हैं और अपना एक दूसरे से इनको कोई एलर्जी नहीं है। लेकिन अच्छे लोगों में मैंने क्या देखा कि बड़ा तनाव रहता है, ना एक दूसरे का सहयोग करते, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। तो इसके ठीक विपरीत अखंड भारत स्वाभिमान के गुरुकुल जितने भी इस भारत में खुलेंगे, और भी कोई गुरुकुल खुलेगा तो हमारे गुरुकुल उनको सहयोग करेंगे। और इस गुरुकुल को, क्योंकि पाली गुरुकुल बड़ा है, वो पहला हमारा गुरुकुल है और वो गुरुकुल स्वावलंबी हो चुका है, तो जो हमारे अखंड भारत स्वाभिमान के 5,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं और पाली गुरुकुल और हमारे संगठन के साथ जुड़े हुए सभी साथियों के माध्यम से इस गुरुकुल को हमने जो मस्तिष्क में रखा है कि अब हमारा जो 9 वर्ष आएगा उससे पहले ये प्रारंभ हो जाए। मतलब कम से कम 2-3 कमरे बन जाएँ और ये प्रारंभ हो जाए। इसको बनाने में लगभग 10-12 लाख रुपए हमें इनिशियल सेट करने के लिए चाहिए। लेकिन हमारी सोच ये है कि अच्छे काम में विलम्ब नहीं होना चाहिए। तो इस कार्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो गुरुकुल पुराना है, उस गुरुकुल और गुरुकुल के कार्यकर्ताओं की तरफ से 3,51,000 रुपये का दान चंदा एकत्रित करके हम सुरेंद्र भाई को, क्योंकि इनके हम ऋणी हैं। आज के समय में देखो 2 एकड़ ज़मीन कौन दे देता है। और आप कल्पना करो, जब हम चर्चा करते थे इस कार्यक्रम की तो हमने सबसे पहले मंदिर में ज़मीन देखी थी। लेकिन क्योंकि लीज के चक्कर में पहले हम बहुत सारे पचड़ों को झेल चुके, तो हमारी यही चिंतन होता था कि भाई कैसे भी करके ज़मीन अपनी हो। बाद में बहुत कानूनी पचड़े आते हैं। लेकिन जब इनसे मैं बात करता था कि भाई संगठन के पास इतना पैसा तो नहीं है कि भाई ज़मीन खरीद लें, तो इनके परिवार का त्याग आप देखिए, तपस्या आप देखिए कि दोनों भाइयों ने कर्जा लेकर ये ज़मीन संगठन को दे दी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो उस पाली गुरुकुल अखंड भारत स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से 31 जो अपना 9 वर्ष आएगा, मार्च से पहले मेरा पूरा प्रयास है कि 3,51,000 रुपये यहाँ पे राशि हम कैसे भी करके पहुँचाएँ। क्योंकि हमारी नींव में हमें इस सद का मार्ग पे लेके जाने वाले बाबा जयराम दास जी की पावन भूमि से हमारा अभियान शुरू हुआ था। और भाई राजीव दीक्षित, देखो परमात्मा आपको रास्ता दिखाता है। हम भगत सिंह का एक छोटा सा सीरियल देख के टेलीविज़न पे ये सोच के निकले थे अपने घर से कि अच्छा कार्य करेंगे। तो हमने हमारे मित्र जो उस समय थे विनोद कुमार, उनसे चर्चा करी तो उन्होंने कहा कि भाई पेड़ लगाएंगे। उस समय वो बीडीओ ऑफिस में काम करते थे, वो हमारे पास भी पैसा नहीं होता था। 5 पेड़ वो इतने छोटे छोटे से बढ़ के ले आए कि भाई मंदिर में लगाएंगे। उसी के बहाने हमने जाना प्रारंभ किया, मंदिर में पेड़ लगाए। लेकिन हम गए कुछ और 30 से थे, भगत सिंह को सुन के गए थे और हम राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते थे। तो बाबा जयराम दास जी ने हमें रास्ता दिखा दिया भाई राजीव दीक्षित के रूप में। तो वो पेड़ लगाने का जो कर्म शुरू हुआ था वो भाई विनोद ने शुरू किया। तो इस गुरुकुल में जो पहले पेड़ लगेंगे उनके लिए 5100 रुपये भाई विनोद की तरफ से, क्योंकि वो आज भी हमें सहयोग रूप में देते रहते हैं, उनके नाम का हम पैसा निकालते हैं। तो पहले जो वृक्ष लगेंगे 5100 रुपये के, जो फरवरी में ही हमारे वृक्षारोपण का कार्य शुरू हो जाएगा, वो हमारे मित्र विनोद की तरफ से है।
क्योंकि वो पेड़ के रूप में जो अंतिम पेड़ उनके साथ मिलकर लगाया है, आज भी उस पेड़ के पास जाके मैं हाथ जोड़ता हूँ कि मुझे ऊर्जा दे। और पेड़ बात करते हैं, आपको मेरी बातें मजाक लगेंगी, लेकिन पेड़ बात भी करते हैं और ऊर्जा भी देते हैं आपको। जब मैं निराश होता हूँ तो भी गौ माता के पास जाता हूँ, थक जाता हूँ तो भी बरगद के पास जाता हूँ, पीपल के पास जाता हूँ, और उन्हीं की ऊर्जा की वजह से मैं आपको ये सब कह रहा हूँ कि ये हो जाएगा। तो पेड़ लगाने का ये कार्य होगा। मेरी किसी बात से, आप सभी बड़े हैं मेरे से, छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन मेरी किसी बात से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो मुझे माफ़ करना। लेकिन एक अपील मैं ज़रूर करूंगा, इस समय प्रकृति, राष्ट्र और समाज तीनों के तीनों खतरे में हैं। और कभी भामाशाह ने दान दिया था महाराणा प्रताप को इस राष्ट्र, धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए। आज आप सब लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। और गुरुकुलों के जो आसपास के जितने भी गुरुकुलों के संचालक हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आपके सहयोग की सख्त आवश्यकता है। ये बच्चा है, ये नादान है, लेकिन आप इसके लिए उठ के जाओगे तो ये कार्य, जो संकल्प आपके चरणों में हाथ लेके हमने लिया है कि मार्च से पहले यहाँ कक्षाएं शुरू हो, और निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। तो आप इसमें ज़रूर सहयोग करें हमारा ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद। 3 नारों के साथ समाप्त करेंगे। बोलो भारत माता की, वंदे, भाई राजीव दीक्षित।